आज हम बात करते हैं पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी के बारे में। पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी जो है ये एक रेयर काज है कार्डियोमायोपैथी का, जो कि लेट प्रेगनेंसी यानी 36 वीक्स के बाद मोस्टली जो है ये कंडीशन डेवलप होती है और अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड में भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। और ये कंडीशन जो है लाइफ थ्रेटनिंग है। 60% ऑफ केसेस में रिकवरी हो जाती है, लेकिन 40% केसेस में ये कंप्लीट रिकवरी नहीं होती और सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होता है। जो हमारे पास अभी पेशेंट एडमिटेड है उसकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है इस टाइम पे, इजेक्शन फ्रैक्शन वो लेस देन 35% है। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है और एजेक्शन फ्रैक्शन जो है बहुत कम हो जाती है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो हार्ट फेलियर डेवलप होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी और इन द पोस्ट पार्टम पीरियड। तो हमारे पास जो पेशेंट है वो पोस्ट पार्टम लेडी है। और दूसरा ये है कि कोई और काज नहीं होता जिसको आप कह सकें कि हार्ट फेलियर जो है वो पेशेंट में उस काज की वजह से है। फॉर एग्जांपल कोई थायराइड डिजीज़, वेलवुलर हार्ट डिजीज़ वगैरह कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टलिक डिस्फंक्शन जो है वो नियरली ऑलवेज लेस देन 45%। यानी मैंने आपको बताया कि इस पेशेंट की जो हमारे पास पेशेंट है उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 35% है। तो आप सोच सकते हैं कि मोस्टली जो होता है पेशेंट्स में ये लेस देन 45% ही होती है इन द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विद पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल मे और मे नॉट बी डायलेटेड, क्योंकि हमने उस पेशेंट का जो एक्सरे कराया था उसमें जो है एक्सरे पे लेफ्ट वेंट्रिकल उस तरह डायलेटेड नहीं था। सस्पिशन जो थी उस टाइम कम थी कि कोई कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेलियर उसने डेवलप किया हो। एटियोलॉजी जो है इसकी उस तरह क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है प्रेगनेंसी में जो फ्लूइड ओवरलोड होता है तो हार्ट के ऊपर हीमोडायनेमिक हार्ट के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ गया, तो उसकी वजह से जो है वो फ्लूइड ओवरलोड है, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जो है कोई कहते हैं कि इसमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट को मायोकार्डाइटिस करा देता है और उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक काजेज़ भी हैं, लेकिन एग्जैक्ट काज जो है वो इसके लिए अनक्लियर है। एग्जैक्ट काज किसी को भी नहीं पता है। इसके अलावा जो है कुछ अफ्रीकन डिसेंट के लोग हैं, उन लोगों में ज़्यादा है एज रिलेटेड, अगर प्रेगनेंसी जो है उसमें ज़्यादा लेट एज में हो रही है, हाइपरटेंशन है पेशेंट को, मल्टीपल गेस्टेशंस हैं, ओबेसिटी है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ टोकोलिटिक्स, तो ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी। पैथोफिजियोलॉजी में भी इसने ज़्यादातर काजेज़ ही इसमें डिस्कस हैं, लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हार्मोनल चेंजेस भी जो हैं वो भी थ्योरेटिकली कहा गया है कि इसमें रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी। फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन के लेवल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं, प्रोलैक्टिन के लेवल्स प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो माउस पे स्टडी की गई है विद रिलेशन टू द प्रोलैक्टिन, राइज इन प्रोलैक्टिन लेवल्स, तो उसमें यह है कि एक एंजाइम होता है STAT3 जो कि मायोकार्डियम पेशेंट्स की मायोकार्डियम में पाया गया है, एंड स्टेज हार्ट फेलियर होता है जिनको उनके, तो वो कहते हैं कि प्रोलैक्टिन की जो हाई लेवल्स हैं वो इसके साथ पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी के डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो पेशेंट जो हमारे पास 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद ही प्रेजेंट करता है और जो हार्ट फेलियर वाले फीचर्स होते हैं उन्हीं के साथ आता है। फॉर एग्जांपल रेस JVP हो गई, इसके अलावा रेस JVP, टेकीकार्डिया, अच्छा, इसके अलावा अर्थोपनिया, तो इन फीचर्स के साथ जो कि हार्ट फेलियर वाले फीचर्स हैं इनके साथ प्रेजेंट करता है। और इसके अलावा जो है इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, सीवियरिटी होती है डिजीज़ की, वो वेरी करती है अलॉन्ग पेशेंट्स। कुछ पेशेंट्स में जो है पीडल एडीमा, अर्थोपनिया, डिस्निया, अनएग्जर्शन ये वाले फीचर्स अपीयर होते हैं। बाकी जो सिम्टम्स हैं उसमें जो है पाल्पिटेशंस, ड्राई कफ, लाइट हेडेडनेस, चेस्ट पेन वगैरह हो सकता है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि जुगुलर वेनस डिस्टेंशंस होती हैं, डिस्प्लेस्ड एपिकल इम्पल्स होती है, थर्ड हार्ट साउंड होता है। और इस पेशेंट के लिए तो जो हमारा सस्पिशन था वो इसी वजह से था कि इस पेशेंट में S1 प्लस S2 प्लस S3 हम लोग जो सोच रहे थे वो इसलिए सोच रहे थे कि वॉल्यूम ओवरलोड वैसे भी प्रेग्नेंट पेशेंट्स में होता है, तो इस पेशेंट में थर्ड हार्ट साउंड उस वजह से हो सकता है। लेकिन पेरी इको जब कराया गया तो उस पर पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी वाले फीचर्स हमें मिले। और माइट्रल रिगर्जिटेशन मर्मर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वेंट्रिकल डायलेट होंगे तो माइट्रल रिगर्जिटेशन ऑब्वियस है। एवेल्युएशन कैसे करेंगे इस पेशेंट की? इस पेशेंट की एवेल्युएशन में एक तो हमारे पास जो है उसका क्लिनिकल फीचर्स हैं उनकी बेसिस पे हम करेंगे, और दूसरा जो है हमारे पास कुछ लैब वर्क्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए जो करने हैं उसमें इको है, हम कोई वेलवुलर हार्ट डिजीज़ को रूल आउट कर लेंगे। इको में हमें पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी का भी पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये ECG वगैरह करेंगे, इससे जो है हमें इसकी सीवीटी का भी पता चल जाएगा। अगर QRS इंटरवल प्रोलॉन्गेशन हो रही है, QRS की प्रोलॉन्गेशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर हो रही है। इसके अलावा जो है हम MRI भी करा सकते हैं। इको कराएंगे, MRI स्कैन ऑफ हार्ट कराएंगे, इसके अलावा ECG कराएंगे और बाकी काजेज़ को रूल आउट कराएंगे। फॉर एग्जांपल RFTs वगैरह करा लेंगे कि कोई AKI वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है। इसके अलावा जो ECG पे हम लोगों ने देखना होता है वो साइनस टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर फ्लटर, और इसके अलावा
वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वीटी हमने देखना होता है। एसटी सेगमेंट और टी वेव नॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक है और उनसे हम पता नहीं चला सकते। और मैंने आपको बताया कि QRS प्रोलॉन्गेशन अगर ग्रेटर देन 120 मिली सेकंड्स है, तो अगर कोई QRS इंटरवल, तो फिर मोर्टेलिटी इन पेशेंट्स में ज़्यादा हो जाती है। ट्रीटमेंट जो है इसका हार्ट फेलियर की तरह हम इसको मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें जो है डायोरेसिस करा देते हैं। डायोरेसिस फ्लूइड ओवरलोड के लिए फॉर एग्जांपल लेसिक्स 40 mg BD, लेसिक्स 40 mg BD में हम दे देते हैं। ये लूप डायोरेटिक है। इसके एक तो आपने जो है डायोरेसिस करानी है, दूसरा जो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करानी है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज़रूरी इसलिए है कि जितना ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा उतना ज़्यादा जो है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी वर्सन होगी। इसके अलावा जो है आपने अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या फिर ARBs जो हैं आपने ये बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि ये ट्रेटोजेनिक भी हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर बाद में लैक्टेशन करा रही है तो फिर भी ये नहीं आपने देने, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी जो मिल्क होता है उसके थ्रू भी जो चिल्ड्रन होते हैं उसको ट्रांसमिट उसके बॉडी में जा सकती हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स जो है हम देते हैं ताकि हम एक तो हार्ट रेट को कंट्रोल करें और दूसरा जो है ये रिमॉडलिंग वाली इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करती है। इसमें कार्बिडाइलोल हम दे सकते हैं 6.25 mg इनिशियली OD में दे सकते हैं। और इसके अलावा हाइड्रेलाजीन अगर पेशेंट को जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हाइड्रेलाजीन हम लोग जो है ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी देंगे अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो कंट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे भी कोशिश करें कि इसके अल्टरनेटिव्स बहुत हैं हमारे पास, तो ये ना दें, क्योंकि इससे जो है साइनाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। और समटाइम्स आइनोट्रोप्स यूज़ कर सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल डोब्यूटामिन, डोपामिन, मिल्ड्रिनोन। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि उनका यूज़ कंट्रोल करना है आपने। और अगर लॉन्ग टर्म हमें आइनोट्रोपिक सपोर्ट चाहिए तो हम डिजॉक्सिन यूज़ कर सकते हैं और ये सेफ़ भी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें इसकी प्रोग्नोसिस की, तो प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। तो फॉर एग्जांपल अगर QRS इंटरवल जो है वो 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा, यानी 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा लंबा हो गया है, 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा QRS इंटरवल हो गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट में प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर है। और दूसरा इसके अलावा अगर इस पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन शुरू हो गई है और एंटीकोगुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो भी पेशेंट्स की प्रोग्नोसिस पुअर हो जाते हैं।